अस्सलामु अलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है जराइम के बादशाह एल कैपोन की इंतहाई दिलचस्प और सच्ची दास्तान। मुसन्निफ़ व मुतरज्जिम महमूद अहमद मूदी। बाब नंबर 18 का पहला हिस्सा। लोम्बार्डो और उसके दोनों बॉडीगार्ड्स बर वक्त हमला आवरों को नहीं देख सके। वो दूसरी तरफ मुतवज्जे थे। फायर हुए और सबसे पहले गोलियां बॉडीगार्ड फेरो की रीढ़ की हड्डी में लगीं। वो वहीं गिरा और कुछ देर बाद मर गया। दो गोलियां लोम्बार्डो के सर के पिछले हिस्से में लगीं। वो मौके पर ही मर गया। लार्डो को कोई गोली नहीं लगी, लेकिन उसके साथ सितम ज़रीफ़ी ये हुई कि वो कातिलों को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ा, तो पुलिस ने उसी को मशकूक समझकर पकड़ लिया और कातिल इस दौरान फरार होने में कामयाब हो गए। लोम्बार्डो की तदफीन भी माफिया की रिवायात के मुताबिक शानदार तरीके से अमल में आई। एल कैपोन ने भी इसमें शिरकत की। उसका शेव बढ़ा हुआ था। किसी के जनाजे पर गम के इजहार का उसका ये मखसूस तरीका था। उसने कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई जो मन भर वजनी थी। तदफीन के बाद वो मायामी वापस चला गया। लोम्बार्डो के बाद उसके बॉडीगार्ड लार्डो का भाई यूनियन यानी माफिया का सरबराह बना। वो पिट्सी के नाम से जाना जाता था। उसे भी ज़्यादा अरसे इस ओहदे पर फाइज रहना नसीब नहीं हुआ। दर हकीकत उसे यूनियन का सदर बनने के बाद ज़्यादा अरसे दुनिया में ही रहना नसीब नहीं हुआ। वो और उसकी बीवी एलेना उस रोज़ बाजार से वापस आए तो उन्हें दो आदमी दरवाजे पर खड़े मिले। पिट्सी और एलेना एक 3 मंजिला इमारत के सबसे ऊपर वाले कुशादा और आरास्ता पैरास्ता अपार्टमेंट में रहते थे। वो बिल्डिंग पिट्सी की अपनी मलकियत थी। अपार्टमेंट के दरवाजे पर जो दो अफराद मुंतज़िर अंदाज में खड़े थे, उन्हें एलेना इससे पहले भी कई बार घर में आते जाते और अपने शौहर से मुलाकात करते देख चुकी थी, लेकिन वो उनके नाम नहीं जानती थी। वो पिट्सी के साथ अंदर आ गए और ड्राइंग रूम में बैठ गए। एलेना ने उनके लिए खाना लगाया और ख़ुद किचन में काम में मसरूफ़ हो गई। आवाज़ों से उसे अंदाज़ा हुआ कि मेहमान कुछ देर बाद चले गए थे, लेकिन उसके 5 मिनट बाद ही दस्तक हुई और शायद कुछ और मेहमान आ गए, क्योंकि उसने अपने शौहर की आवाज़ें सुनी। उनसे अंदाज़ा हुआ कि वो किसी को गर्मजोशी से खुशामदीद कह रहा था। ड्राइंग रूम का एक दरवाज़ा चौके बाहर की तरफ भी था, इसलिए जब उसका शौहर ड्राइंग रूम में होता था तो उसके शौहर के मुलाकाती बाहर से बाहर आते जाते रहते थे और एलेना उनकी शक्ल भी नहीं देख पाती थी। उसके शौहर को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वो आवाज़ देकर मंगवा लेता था। एलेना किचन में अपने काम में मसरूफ़ रही। मुलाजमा उस वक्त फर्श पर पोंछा लगा रही थी। एलेना 1 घंटे तक ड्राइंग रूम से बातों की आवाज़ें सुनती रही। फिर अचानक उसे फायरों के धमाके सुनाई दिए। वो ड्राइंग रूम की तरफ दौड़ी और अंदरूनी दरवाज़ा खोलकर जब वो वहां पहुंची तो उसने 3 आदमियों को सामने खड़े पाया। उनकी पुश्त उसकी तरफ थी। वो उनके दरमियान से गुजरकर अपने शौहर तक पहुंची, जो आतिशदान के सामने मुड़ी तुड़ी हालत में पड़ा था। उसके सर से बेतहाशा खून बह रहा था। एलेना ने उसके सर के नीचे एक कुशन रखा। इस दौरान वो तीनों कातिल इत्मीनान से रुखसत हो गए। उनमें से एक ने अपना पिस्तौल वहीं फेंक दिया। दूसरे ने जाते वक्त अपना पिस्तौल नीचे सीढ़ियों में फेंक दिया। उन्होंने 18 गोलियां चलाई थीं,
जिनमें से 11 पित्सी को लगी थीं। एल कैपोन से ताल्लुक़ रखने वाला वो 15वां आदमी था जो कत्ल हुआ था। जो गिरोह एल कैपोन के हामियों को कत्ल कर रहे थे, जवाबन उनके आदमी भी कत्ल हुए थे और ये सिलसिला जारी था। किसी का भी कातिल पकड़ा नहीं जाता था। पिट्सी के कातिल का भी कुछ पता नहीं चला। उन्हीं दिनों एल कैपोन निमोनिया में मुब्तला होकर बिस्तर पर लेटा हुआ था। ताहम बीमारी की हालत में भी उसका ज़हन मंसूबा बंदी में उलझा हुआ था। उसकी इस मंसूबा बंदी का नतीजा था कि उसने शिकागो में अपने जानी दुश्मनों के 7 आदमी इकट्ठे मरवा दिए। दिलचस्प बात यह थी कि उन 7 आदमियों को पुलिस वालों ने कत्ल किया। उन्होंने रात के पिछले पहर छापा मारकर एक जगह से उन आदमियों को निकाला और तलाशी के लिए एक दीवार के साथ खड़ा करके गोलियों से उड़ा दिया। फ़र्क सिर्फ ये था कि वो असली पुलिस वाले नहीं थे। पुलिस की जाली वर्दियों में वो एल कैपोन के आदमी थे। इस वाक़े ने शिकागो को हिला कर रख दिया। अखबारी रिपोर्टर जब इस वाक़े की रिपोर्टिंग करने जाए वक़ूअ पर पहुँचे तो सब कुछ अपनी आंखों से देखकर भी उन्हें बड़ी मुश्किल से यकीन आया कि जो खबर उन तक पहुंची थी वो दुरुस्त थी। पुलिस ने हस्बे मामूल इस हौलनाक वाक़े की तफ्तीश के सिलसिले में बड़ी मुस्तैदी दिखाई और खूब भाग दौड़ की, लेकिन कोई काबिल ज़िक्र नतीजा बरामद नहीं हुआ। काउंटी के सरकारी वकील के दफ्तर में एल कैपोन को भी तलब किया गया। वो अपने मखसूस तम तराक से वहाँ पहुँचा। निहायत शानदार चमकती हुई गाड़ी, बेहतरीन लिबास, मखसूस साख्त का सफ़ेद नफीस हैट वगैरह एल कैपोन की पहचान था। वो 3 बॉडीगार्ड्स के साथ सरकारी वकील के दफ्तर पहुँचा। एक बॉडीगार्ड गाड़ी के करीब खड़ा रहा, दूसरा गेट पर तैनात रहा, तीसरा एल कैपोन के साथ दफ्तर के दरवाजे तक गया। सरकारी वकील ने येल के कत्ल के कदरे पुराने वाक़े की मज़ीद तफ्तीश के बहाने एल कैपोन को बुलवाया था, ताहम उसने उससे ताज़ा तरीन वाक़े के बारे में भी सवालात किए। हस्बे मामूल एल कैपोन के पास हर सवाल का जवाब मौजूद था। वो किसी भी पहलू से गिरफ्त में ना आया तो वकील ने उससे उसकी आमदनी और टैक्स के बारे में भी सवालात किए। उस वक्त तक एल कैपोन को भी इल्म नहीं था कि टैक्स का महकमा उसके पीछे लग चुका था और उसके खिलाफ टैक्स चोरी और आमदनी के नाजायज़ ज़राए के सिलसिले में शवाहिद इकट्ठे कर रहा था। उससे हुकूमत का एक मकसद तो वाकई बहुत बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी पकड़ के सरकारी ख़जाने के लिए भारी रकूम का हसूल था। दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी तरह एल कैपोन को काबू में नहीं कर पा रहे थे, तो अब ये सोचा गया था कि उसे आमदनी के नाजायज़ ज़राए और टैक्स चोरी के बहाने घेरा जाए। ताहम इस मौजू पर भी कम अज़ कम काउंटी के सरकार वकील की पूछ गूछ में तो एल कैपोन चिकनी मछली की तरह फंसल कर निकल गया। उसके पास बेहतरीन मालियाती मुशीर और अकाउंटेंट वगैरह मौजूद थे। उसने हर चीज़ का बंदोबस्त किया हुआ था। वो हर सवाल, हर एतराज़ का जवाब दे सकता था। मालियाती वकीलों ने उसे अच्छी तरह समझाया हुआ था कि किस कानून से किस तरह फ़ायदा उठाना है। काउंटी का सरकारी वकील उसे हिरासत में लेने का तो क्या, ज़्यादा देर रोकने का भी कोई जवाज़ तलाश नहीं कर सका। हालांकि इस दौरान एक अखबार एक गिरोह के सुरगना का ये बयान भी छाप चुका था कि इस खौफनाक अंदाज में खून रेजी सिर्फ एल कैपोन का गिरोह ही कर सकता है। पुलिस ने इस दौरान अपनी सरगर्मी और मुस्तैदी के इजहार के लिए तफरीहात के तकरीबन तमाम अड्डे बंद कर दिए थे। इस सूरत हाल पर तफरीहात के आदी एक शख्स ने शाम के वक्त जमाही लेते हुए कहा था, अब इस शहर में और कब्रिस्तान में क्या फ़र्क रह गया है। अखबारात ने खून रेजी के इस वाक़े के बारे में खासी सख्त सुर्खियाँ लगाईं।
ایک اخبار نے طویل تحقیقات کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہونے پر لکھا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ مافیا اور انڈر ورلڈ ہی ملک کا طاقتور ترین طبقہ ہوگی۔ دوسرے بڑے اخبار نے لکھا، آثار بتا رہے ہیں کہ رفتہ رفتہ امریکہ کے دوسرے بڑے شہر بھی شکاگو کی طرح ہو جائیں گے۔ ایک اور بڑے اخبار نے ذرا مختلف الفاظ میں یہی بات دہرائی، اب کسی بھی شہر میں وہی کچھ ہونے کی توقع رکھی جا سکتی ہے جو شکاگو میں ہوا۔ اس واقعے کی بازگشت دھیرے دھیرے معدوم ہوتی گئی۔ اس دوران ایل کپون کے 2-3 بدماش پکڑے بھی گئے، حتیٰ کہ 10 ماہ بعد وہ مشین گنیں بھی برآمد ہو گئیں جو اس واردات میں استعمال کی گئی تھیں، اور وہ گاڑی بھی ادھ جلی حالت میں مل گئی جس میں بیٹھ کر قاتل آئے اور گئے تھے۔ لیکن ان سب چیزوں کے ذریعے بھی پولیس کا ایل کپون تک پہنچنا یا اسے اس واقعے کا ذمہ دار ثابت کرنا ممکن نہیں ہو سکا۔ اس دوران ٹیکس کا محکمہ بہرحال صرف ایل کپون کے ہی نہیں بلکہ تمام بڑے بڑے گینگسٹرز کے پیچھے لگا رہا جو ناجائز دھندوں سے دولت کما رہے تھے، مگر ٹیکس ادا نہیں کر رہے تھے۔ ایک ناقابل یقین سی بات یہ تھی کہ ایل کپون ٹیکس کا گوشوارہ جمع نہیں کراتا تھا کیونکہ اس کے اپنے نام پر کچھ نہیں تھا۔ اس کی دولت پر اگر تھوڑا بہت ٹیکس جاتا بھی تھا تو وہ دوسرے ناموں سے جاتا تھا۔ ٹیکس کے محکمے نے پہلے اس کے بھائی ریلف پر ہاتھ ڈالا۔ اس کے وکیل نے اسے مشورہ دیا کہ وہ کم از کم $60,000 سالانہ آمدنی کا اقرار کر لے اور اس پر ٹیکس ادا کر دے۔ گو کہ یہ اس کی اصل آمدنی کا 10واں حصہ بھی نہیں تھا، اور اس پر کل ٹیکس تقریباً 5,000 طے کیا گیا، جس میں اگلا پچھلا سب حساب شامل تھا، لیکن محکمے نے اسے بھی قبول کر لیا۔ اس کے باوجود ریلف ادائیگی میں لے تو لال سے کام لینے لگا اور خود کو خلاش ظاہر کرنے لگا۔ جب محکمے نے اسے جیل میں ڈالنے کی تیاریاں مکمل کر لیں، تب اس نے یہ معمولی رقم ادا کی اور وقتی طور پر اس کی جان بچ گئی۔ اس دوران محکمہ ایل کپون کے بارے میں شواہد جمع کرنے میں لگا رہا۔ ادھر شکاگو میں پٹسی کے قتل کے بعد جوزف گنتا یونین یعنی مافیا کا صدر بنا تھا۔ وہ صرف 26 سال کا تھا اور ایک خطرناک بدماش تھا۔ اسے ڈانس کا بہت شوق تھا۔ اس کے علاوہ اس میں کچھ خامیاں بھی تھیں۔ اسے شیخی بگھارنے اور اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے کا کچھ زیادہ ہی شوق تھا۔ ان عادات کو اس کی کمزوری کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ اس نے اسکیل اور اینسل نامی 2 بدماشوں کو اپنے بے حد قریب کر لیا جو در حقیقت ایل کپون کے پروردہ تھے۔ ایل کپون نے ان کی پشت پناہی کی تھی اور ان سے ایسے اہم کام لیے تھے کہ ان کی خود اعتمادی میں کچھ زیادہ ہی اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ دونوں کافی حد تک گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اسکیل کو تو ایک بار ایک نائٹ کلب میں بیٹھے دیکھ کر اسے پہچاننے والا ایک ویٹر اس کے قریب چلا گیا تو اس نے اسکیل کو اپنے ایک شناسا کی طرف جھک کر یہ کہتے ہوئے سنا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے اب شکاگو کا طاقتور ترین آدمی میں ہوں۔ ایل کپون اب میامی میں زیادہ رہتا تھا اور شکاگو کے معاملات سے وہ کافی حد تک لا تعلق سا دکھائی دیتا تھا۔ زیادہ تر لوگوں کی نفسیات کچھ اسی قسم کی ہوتی ہے کہ جب گھر یا دفتر کا سربراہ کہیں گیا ہوا ہو تو اس کی غیر موجودگی میں باقی لوگ بے پرواہ سے ہو جاتے ہیں اور بعض کو اپنے بارے میں کوئی ظلم بھی ہونے لگتا ہے۔ ایل کپون کا معاملہ بھی کچھ اسی قسم کا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں گروہ کا نظام تو ٹھیک چل رہا تھا اور تمام دھندے بھی معمول کے مطابق جاری تھے، لیکن اسکیل اور اینسل جیسے لوگوں کے دلوں میں خوش فہمیاں گھر کرنے لگی تھیں
اور کچھ سرکشی کے جذبات بھی سر اٹھانے لگے تھے۔ انہیں احساس نہیں تھا کہ یہ ان کی بے وقوفی تھی۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ایل کیپون خواہ شکاگو میں موجود نہیں تھا، لیکن شہر پر اس کی گرفت ڈھیلی نہیں پڑی تھی۔ جاسوسی کا اس کا اپنا ایک نظام تھا جو ابھی تک صحیح کام کر رہا تھا۔ وہ دونوں ایل کیپون کے انتہائی قریبی آدمی ہونے کے باوجود اس کے طور طریقوں کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پائے تھے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ شکاگو کے ہوٹل اور کلبوں میں کام کرنے والے کتنے ویٹر، کتنے ٹیکسی ڈرائیور اور گلیوں میں پھرنے والے کتنے آوارہ گرد در حقیقت ایل کیپون کے جاسوس اور مخبر تھے۔ ایل کیپون کو فوراً اطلاع مل گئی کہ اسکیل نے اپنے آپ کو شکاگو کا طاقتور ترین آدمی کہنا شروع کر دیا ہے۔ یہ بات بھی ایل کیپون کے لیے کچھ ایسی تشویش کا باعث نہیں تھی۔ وہ سنی انسنی کر سکتا تھا، لیکن پھر اسے ایک تشویشناک خبر ملی کہ اسکیل کو جوزف ایلو کے ساتھ سر جوڑ کر سرگوشیوں میں باتیں کرتے دیکھا گیا ہے۔ انداز بالکل ایسا تھا جیسے وہ دونوں کسی سازش کا تانا بانا تیار کرنے میں مصروف ہوں۔ جوزف ایلو ایک سرپھرا انسان تھا اور ایل کیپون کا جانی دشمن تھا۔ اس کا وہ اعلان ابھی تک برقرار تھا کہ وہ ایل کیپون کو قتل کرنے والوں کو $50,000 انعام دے گا۔ حقیقت یہ تھی کہ اسکیل نے اس کی یہ پیشکش قبول کر لی تھی اور اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ ایل کیپون کو قتل کر دے گا۔ اس وقت تک جوزف گنتا نے اسکیل کو یونین کا نائب صدر بنا دیا تھا۔ اس وجہ سے اسکیل اور بھی زیادہ زام میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اب وہ اینسل اور گنتا یہ سوچنے لگے تھے کہ اگر ایل کیپون راستے سے ہٹ جائے تو وہ تینوں مل کر شکاگو کی جرائم کی دنیا پر حکمرانی کرنے لگیں گے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ ایل کیپون کی بنائی ہوئی ایمپائر پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ اس سازش کا پتہ در حقیقت ایل کیپون کے باڈی گارڈ فرینک ریو نے چلایا۔ اس نے جا کر جب یہ بات ایل کیپون کو بتائی تو ایل کیپون کو اس پر یقین نہ آیا۔ ویسے تو وہ دنیا کو بہت سمجھتا تھا اور اسے معلوم تھا کہ دنیا میں کچھ بھی ممکن ہے۔ یہ نظریہ رکھنے کے باوجود بعض اوقات انسان کو کچھ باتوں پر یقین نہیں آتا۔ اسکیل اور اینسل کو ایل کیپون نے نہ صرف کام کے آدمی بنایا تھا بلکہ ایک طرح سے ان دونوں کی زندگیاں بھی ایل کیپون ہی کی رہین منت تھیں۔ ایک موقع ایسا بھی آیا تھا جب وہ ان دونوں کی زندگیوں کا سودا کر کے بہت بڑا فائدہ اٹھا سکتا تھا، اور اس وقت تو ایل کیپون کے لیے ان دونوں کی زندگی کی کچھ خاص اہمیت بھی نہیں تھی۔ اس کے باوجود ایل کیپون نے اس سودے بازی کے لیے حامی نہیں بھری تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہی اسکیل اور اینسل اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ جب فرینک ریو کسی طرح بھی ایل کیپون کو اپنی اس اہم ترین اطلاع پر یقین کرنے کے لیے آمادہ نہ کر سکا تو اسے ذرا غصہ بھی آیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ایسی اہم اور سنسنی خیز اطلاع لے کر آیا ہے کہ ایل کیپون اچھل پڑے گا اور اس کی اس خدمت کو بہت سراہے گا۔ تاہم وہ ایل کیپون کا صحیح معنوں میں وفادار آدمی تھا۔ وہ اپنے غصے کو پی گیا اور اس نے ایل کیپون کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے ایک ڈرامہ رچانے کی تجویز پیش کی۔ یہ تجویز ایل کیپون نے قبول کر لی۔ ان دونوں نے اسکیل اور اینسل کے سامنے کسی مسئلے پر بات بڑھ جانے کا ڈرامہ رچایا۔ ان کے درمیان کسی معاملے پر اختلاف ہوا، پھر تلخ کلامی ہوئی۔ بات یہاں تک بڑھی کہ فرینک ریو نے اٹھ کر ایل کیپون کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا اور اس کمرے سے اٹھ کر چلا گیا۔ ایل کیپون کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ یہ سب ڈرامہ تھا، لیکن اتنی عمدگی سے پیش کیا گیا تھا
کہ स्केल और एंसल को उस पर यकीन आ गया। वो दूसरे ही दिन जाकर फ्रैंक रियो से मिले और उसे अपने साथ शामिल होने की दावत दी। उन्होंने उसे समझाया कि उनके साथ मिलकर उसे क्या-क्या फ़वाइद हासिल होंगे और वह कितना ताकतवर आदमी बन जाएगा। उन्होंने उसे बता दिया कि जोसेफ ईलो और जोसेफ कुंता भी उनके साथ थे और उनकी सरपरस्ती कर रहे थे। फ्रैंक रियो ने जाकर ये सब कुछ एल कैपोन को बताया तो उसे यकीन करना ही पड़ा। उसका दिल जितना मचरूह हुआ उतना ही शदीद उसे गुस्सा भी आया। फैसला हुआ कि जोसेफ कुंता, स्केल और एंसल तीनों को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा देने का तरीका एल कैपोन के करीबी साथी निटी ने तजवीज़ किया। दूसरे दो करीबी साथी मायर और जो भी उस वक्त वहीं मौजूद थे, तय पाया कि अंडरवर्ल्ड के ख़ास लोगों के एजाज़ में एक ज़ियाफ़त दी जाए जिसमें स्केल, एंसल और गुंता को मेहमानाने ख़ुसूसी के तौर पर मदऊ किया जाए। निटी के ख़याल में दावत की खूबसूरती और रंगारंगी के दरमियान सज़ा की अज़ियत और संगीनी को मलफूफ कर देना एक दिलचस्प अमल था। प्रोग्राम के मुताबिक 7 मई की शब के लिए तमाम ख़ास लोगों को दावत दे दी गई। ज़ियाफ़त द प्लांटेशन में रखी गई थी। ये हाईवे पर वाक़े एक बड़ा रेस्टोरेंट और कसिनो था। ज़ियाफ़त उसके पिछले हिस्से में थी जो बिल्कुल अलग थलग सा था। मेहमान वहाँ पहुँचे तो हस्बे रिवायत सब की तलाशी ली गई, फिर उन्हें अंदर जाने दिया गया। स्केल, एंसल और गुंता भी बड़े खुश वहाँ पहुँचे। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला था। बाद में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बताया गया कि उन तीनों ने निहायत पुरतकल्लुफ़ खाने के साथ शराब का तो बेदरीग इस्तेमाल किया ही था, लेकिन इसके साथ शायद उन्हें थोड़ी मिक़दार में कोई खूब आवर दवा भी दी गई, क्योंकि जब उन्हें पिछली तरफ एक ख़ास कमरे में ले जाया गया तो वो अपने हवास में नहीं थे। जब उन्हें मार पड़नी शुरू हुई तब शायद उनके हवास बेदार हुए हों, लेकिन उस वक्त कोई फ़ायदा नहीं था। उस वक्त उनके हाथ पांव बांधे जा चुके थे। एल कैपोन ने खुद अपने हाथ से उन्हें मारना शुरू किया। इस मकसद के लिए वो बेसबॉल का बैट इस्तेमाल कर रहा था, जिसके किनारे आरी के ज़रिए कुछ किनारेदार और ज़्यादा तकलीफ़देह बना दिए गए थे। एल कैपोन ने मार कर उनके जिस्म की हर हड्डी तोड़ डाली। स्केल और एंसल को उसने ज़्यादा और गुंता को कम मारा। मायर बराबर वाले कमरे में मौजूद था। उसने बाद में किसी को बताया। एल कैपोन उस रात इतने गुस्से में था कि मुझे अंदेशा महसूस हो रहा था कहीं खुद उसे दिल का दौरा ना पड़ जाए। जब वो तीनों कुचले हुए गोश्त और टूटी हुई हड्डियों का मलगूबा बनकर रह गए तो उनमें बस सांस ही बाकी रह गई थी। तब उन्हें यके बाद दीगरे गोली मार दी गई। एक एक नहीं बल्कि कई गोलियां उनके जिस्मों में उतारी गईं। कई गोलियां तो गालिबन उनके जिस्मों में उस वक्त पेवस्त हुईं जब उनकी जान निकल चुकी थी। उनका पोस्टमार्टम करने वाले लोगों में शामिल एक पैथोलॉजिस्ट ने अपने बयान में कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले ऐसे इंसानों की लाशें नहीं देखी थीं जिन्हें इस बुरी तरह मारा गया हो। दूसरे रोज़ 1:30 बजे के करीब उनकी लाशें वहाँ से बहुत दूर एक सड़क के किनारे उनकी कारों में काठ कबाड़ की गठरियों की तरह पड़ी पाई गईं। एल कैपोन उसी रात अटलांटिक सिटी के प्रेसिडेंट होटल में होने वाली एक मीटिंग में शिरकत के लिए रवाना हो गया था। ये मीटिंग बज़ाहिर मुअज़्ज़ज़ और कारोबारी लोगों का इज्तिमा मालूम हो रही थी, लेकिन इसमें शिरकत करने वाले दर हकीकत मुख्तलिफ शहरों की अंडरवर्ल्ड के ख़ास लोग और ताकतवर गिरोहों के सरगना थे। न्यूयॉर्क, बॉस्टन, न्यू जर्सी, न्यू ऑरलीन्स और फ्लोरिडा से लोग आए हुए थे। वो सब रंग, नस्ल
اور قومیت کا امتیاز رکھے بغیر اکٹھے ہوئے تھے اور ان کا مقصد کچھ مشترکہ مسائل پر غور کرنا تھا۔ وہ سب اپنی جگہ جرائم کی دنیا کے چھوٹے بڑے بادشاہ تھے، لیکن انہیں شکاگو کی صورتحال پر تشویش تھی۔ انہیں اندیشہ تھا کہ محض شکاگو میں ہونے والی قتل و غارت اور جرائم کے سیلاب کی وجہ سے حکومت پورے ملک میں ہی جرائم پیشہ اور مافیائی قسم کے گروہوں کے خلاف کوئی خصوصی مہم یا آپریشن کلین اپ وغیرہ نہ شروع کر دے، اور یوں ایک شہر کی وجہ سے سارے ہی شہروں کے جرائم پیشہ مارے جائیں، جو زیادہ طوفان برپا کیے بغیر اور زیادہ نمایاں ہوئے بغیر کافی حد تک آرام سکون سے اپنی روزی روٹی کما رہے تھے۔ باب نمبر 18 کا دوسرا حصہ۔ ان لوگوں کی یہ میٹنگ یا کانفرنس 3 دن جاری رہی اور آخرکار ایک تفصیلی معاہدہ طے پا گیا۔ اسے مفصل ضابطہ اخلاق بھی کہا جا سکتا تھا اور معاہدہ یمن بھی۔ سب نے اس معاہدے پر دستخط کیے۔ اس قسم کا ایک معاہدہ جان ٹوریو کے زمانے میں 1923 میں بھی طے پایا تھا۔ اس وقت ایل کپون کی حیثیت جان ٹوریو کے ماتحت اور ملازم کی ہوتی تھی۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو شاید یہ دیکھ کر خوش ہوتا کہ اتنے کم عرصے میں اس کے ہونہار شاگرد نے کتنی ترقی کی تھی۔ طے پانے والے معاہدے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ لوگ عوام کے دلوں میں اپنے لیے بڑھتی ہوئی نفرت کو کچھ کم کرنے کی کوشش کریں۔ انہیں احساس ہو رہا تھا کہ اپنی تمام تر برائیوں کے ساتھ بہرحال انہیں اسی معاشرے میں رہنا تھا، اور اگر لوگوں میں ان کے خلاف نفرت بڑھتی رہی تو ایک روز اس نفرت کا سیلاب انہیں بہا کر نہ لے جائے۔ ایل کپون کا ذہن شاید اس سے بھی کچھ آگے کی سوچ رہا تھا۔ اس کانفرنس کے اختتام کے 3 دن بعد وہ اٹلانٹک سٹی سے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کار میں روانہ ہوا۔ ان کا ارادہ نارتھ فیلاڈیلفیا اسٹیشن سے ایک ٹرین پکڑنے کا تھا جو نیو یارک سے شکاگو جاتی تھی۔ وہ راستے میں اس میں سوار ہونا چاہتے تھے، لیکن ٹرین وہاں نہیں پہنچ سکی۔ راستے میں اس کے انجن میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ انہوں نے سامان اسٹیشن کے لاکر میں رکھا اور وقت گزاری کے لیے قریبی شہر چلے آئے۔ وہ عام سے شہریوں کی طرح پیدل ایک سڑک پر چلے جا رہے تھے۔ ایل کپون نہیں چاہتا تھا کہ اسے کوئی پہچانے۔ مزید وقت گزاری کے لیے انہوں نے مقامی سنیما ہال میں فلم دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جب سنیما ہاؤس میں داخل ہو رہے تھے تو دروازے کے قریب سادہ لباس میں پولیس کے 2 سراغ رساں کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک ایل کپون کو پہچانتا تھا۔ اس کا نام شیوی تھا۔ وہ شکاگو میں تعینات رہ چکا تھا۔ وہ حیرت سے تقریباً چلا اٹھا، ارے یہ تو ایل کپون ہے، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ پھر اس نے اور اس کے ساتھی نے آگے بڑھ کر ایل کپون اور فرینک ریو کو روک لیا۔ شیوی نے تصدیق چاہی، تم ایل کپون ہو نا؟ تم کون ہو؟ ایل کپون نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے سخت لہجے میں پوچھا۔ پھر اسے یاد آ گیا، ارے تم تو شیوی ہو۔ اس دوران شیوی اور اس کے ساتھی نے اپنے بیج بھی نکال کر ان کے سامنے لہرا دیے۔ فرینک ریو جارحانہ انداز میں آگے آیا، مگر ایل کپون نے اسے روک دیا اور نیچی آواز میں اسے مطلع کیا، ارے بھئی یہ بیل ہیں۔ بیل کی اصطلاح وہ لوگ پولیس والوں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ایل کپون نے ریو کو دماغ ٹھنڈا رکھنے کا اشارہ کیا، پھر اپنے کوٹ کی جیب سے ایک پستول نکال کر کسی مطالبے کے بغیر خود ہی پولیس آفیسر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میرے پاس یہ ہے، ویسے یہ لائسنس یافتہ ہے۔ پھر اس نے ریو کو بھی اشارہ کیا کہ وہ اپنا ریوالور پولیس آفیسرز کی خدمت میں پیش کر دے۔ ریو نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ لائسنس یافتہ ہتھیار کو چھپا کر ادھر ادھر گھومنا
जुर्म था, ताहम कोई संगीन जुर्म नहीं था। बहरहाल एल कैपोन और रियो को इस जुर्म में हिरासत में ले लिया गया। एल कैपोन के साथ उस वक्त 2 और बॉडीगार्ड्स भी थे, लेकिन वो इस मौके पर लोगों की भीड़ भाड़ में शामिल होकर गायब हो गए। एल कैपोन और रियो को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी तस्वीरें और फिंगरप्रिंट्स ले लिए गए। रात ही को एक मजिस्ट्रेट को नींद से उठाकर उन्हें सिटी हॉल में उसके सामने पेश किया गया। इसी दौरान हैरत अंगेज तौर पर शहर के 2 मशहूर वकील एल कैपोन और रियो की वकालत करने के लिए भी वहां पहुंच गए। उनके आने से पहले मजिस्ट्रेट दोनों मुलजिमों की $35,000 की जमानत मंजूर कर चुका था, मगर एल कैपोन की जेब में उस वक्त सिर्फ $50 और रियो की जेब में $12 थे। वकील जमानत की रकम के बारे में सुनकर चराग पा हो गए। एक वकील ने मजिस्ट्रेट से कहा, मैंने आपको बगैर लाइसेंस आतिशी हथियार जेबों में छुपा कर फिरने वालों की जमानत $300-400 में लेते देखा है। फिर हमारे इन मुवक्किलों पर क्यों ये खसूसी नजर करम हुई है कि उनकी जमानत $35,000 में ली गई है? अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं इन लोगों की जमानत कम अज कम $1,00,000 में लेता, मैजिस्ट्रेट ने जवाब दिया। इसी दौरान पब्लिक सेफ्टी के महकमे का डायरेक्टर रिटायर्ड मेजर शोफील्ड भी आकर एल कैपोन से मिला। उसने काफ़ी देर तक एल कैपोन से बात की और बाद में कुछ दूसरे ऑफिसर से बातें करते हुए कहा, मुझे तो एल कैपोन काफ़ी माकूल आदमी मालूम हुआ है। वो अब न सिर्फ दूसरे गैंगस्टर्स के साथ बल्कि कानून के साथ भी महाज आराई नहीं चाहता और सुलह सफाई से रहना चाहता है। मेजर शोफील्ड उससे काफ़ी मुतासिर नज़र आ रहा था। रियो ने कुछ गर्मा गर्मी दिखाने की कोशिश की तो एल कैपोन ने उसे भी ठंडा कर दिया। उसने मेजर शोफील्ड, कुछ दूसरे जिम्मेदार अफसरों और चंद अखबार नवीसों के सामने बातें करते हुए बड़ी संजीदगी, मतानत और कदर नदामत से कहा, मैंने शिकागो में 4-5 साल पहले नाजायज़ धंधों में हाथ डाला था। वो अपने इब्तिदाई ज़माने का जिक्र गोल कर गया। उसने सिर्फ उसी वक्त से बात शुरू की जब उसका नाम सामने आने लगा था और वो कुछ तरक्की करने लगा था। वो बात जारी रखते हुए बोला, गुज़िश्ता 2 सालों से मैं इस दुनिया से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा। दरअसल जराइम और नाजायज़ धंधों की दुनिया एक दलदल की तरह होती है। एक बार आप उसमें उतर गए तो बस फिर ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में ही उतरते जाते हैं। आप इस दुनिया को छोड़ना चाहते हैं, मगर ये दुनिया आपको नहीं छोड़ना चाहती। आपको कुछ जोंकें चिमट जाती हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ती। वो हमेशा आपका खून चूसती रहती हैं। कभी वो आपसे रकमें मांगती हैं, कभी कुछ कामों की फरमाइश करती हैं। आप इनकार करें तो वो आपकी ज़िंदगी और आपके तमाम मामलात ख़राब करने की कोशिश करती हैं। आप कहीं भी चले जाएं, वो आपकी जान नहीं छोड़ती। फिर उसने जज्बात से बोझल लहजे में कहा, मैं मोहब्बत करने वाली एक बीवी का शौहर हूँ और मुझे भी उससे बहुत मोहब्बत है। मेरा 11 साल का एक बेटा है जो मुझे बेहद अजीज़ है। पाल्म आइलैंड में मेरा निहायत खूबसूरत घर है। मैं अगर सब चक्रों से जान छुड़ा कर वहाँ जाकर अमन, सकून और आफियत से रह सकूं, तो अपने आप को दुनिया का खुश नसीब तरीन आदमी समझूंगा। मैं जियो और जीने दो के असूल के तहत ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैं अंडरवर्ल्ड की कत्लो गारत और खून रेजी से तंग आ चुका हूँ, थक चुका हूँ। अमन, सकून और भाईचारे की ख्वाहिश दिल में लेकर ही मैं अटलांटिक सिटी गया था। वहाँ अंडरवर्ल्ड के सब खास लोग जमा हुए थे और मैंने उन सब से वादा लिया है कि आइंदा वो सब कत्लो गारत छोड़कर अमन, सकून से रहेंगे। 3 रोज़ तक हमारे दरमियान मुज़ाकरात होते रहे और आखिरकार हम सब एक मुआहिदे पर मुत्तफ़िक हो गए
اور ہم نے اس پر باقاعدہ سائن کیے ہیں۔ ہم نے عہد کیا ہے کہ ماضی کو بھول کر ایک بہتر مستقبل کی بنیاد رکھیں گے۔ ڈائریکٹر پبلک سیفٹی ڈپارٹمنٹ میجر شوفیلڈ نے اس سے انڈر ورلڈ کی زندگی کے بارے میں سوالات کیے تو وہ بولا، ویسے تو میں نے جہاں بھی زندگی گزاری ہے اور جیسی بھی گزاری ہے، مجھے اس کے بارے میں کوئی شکایت نہیں۔ وہ میرا اپنا انتخاب تھا اور میں اس سے مطمئن ہوں، لیکن سچی بات ہے کہ وہ زندگی کوئی زندگی نہیں۔ میں نے جس طرح وہ زندگی گزاری ہے وہ میں ہی جانتا ہوں۔ اس زندگی میں ہر لمحے موت کا دھڑکا لگا رہتا ہے، اور موت واقعی ہر قدم پر آپ کے تعاقب میں رہتی ہے۔ آپ اپنے سائے پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب کون آپ کو دھوکہ دے جائے۔ جس کو آپ سے ذرا سی بھی شکایت پیدا ہو جائے وہی آپ سے غداری کر سکتا ہے، اور بعض لوگ تو کسی شکایت کے بغیر ہی غداری کر جاتے ہیں۔ میں باڈی گارڈ کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتا۔ فرینک ریو پچھلے 2 سال سے سائے کی طرح میرے ساتھ ہے۔ موت کے اس مسلسل خوف کے باوجود تم اتنے صحت مند، توانا اور مضبوط کیسے رہے؟ تمہارے اعصاب کیسے سلامت رہے؟ میجر شوفیلڈ نے دریافت کیا۔ یہ شاید قدرت کی طرف سے تحفہ ہے، یا پھر شاید یہ ہے کہ آپ جس طرح کی بھی زندگی اپناتے ہیں اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ایل کپون نے دانشورانہ انداز میں جواب دیا، ابھی چند دن پہلے ہی میرے 3 بہترین دوستوں اسکیل، ہینسل اور گنتا کو کسی نے نہایت سفاکی سے قتل کر دیا۔ اس قسم کے واقعات مجھ جیسے انسان کو بھی ہلا کر رکھ دیتے ہیں، لیکن بہرحال زندگی کا سفر تو چلتا رہتا ہے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ آج کل تم کیا کر رہے ہو؟ شوفیلڈ نے پوچھا۔ میں اب ریٹائر ہو چکا ہوں، ایل کپون نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میرے پاس جو دولت ہے اب میں اسی سے زندگی بسر کروں گا، لیکن مجھے معلوم ہے جونکیں میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ موت سے زیادہ میں ان جونکوں سے ڈرتا ہوں۔ محققین کا کہنا ہے کہ ایل کپون کی یہ گرفتاری اس کا اپنا تخلیق کردہ ڈرامہ تھا۔ جو کچھ بھی ہوا یہ سب اس کا سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ اس نے جو بھی باتیں کیں وہ سب اس نے پہلے سے سوچ رکھی تھیں۔ پولیس کے سراغ رساں اور دوسرے سرکاری عہدیدار اس کے اس ڈرامے میں شریک تھے۔ اسے احساس تھا کہ عوام میں اس کے خلاف نفرت بڑھ رہی تھی۔ یہ اس نفرت کو کم کرنے اور اپنا امیج بہتر بنانے کی اس کی ایک زبردست کوشش تھی۔ وہ بلا کا شاطر اور فطین تھا۔ کسی بھی قسم کی صورتحال کی مناسبت سے کوئی بھی بڑا فیصلہ کر کے فوری طور پر قدم اٹھانے کے معاملے میں اس کا جواب نہیں تھا۔ تاہم کچھ دوسرے محققین کا خیال ہے کہ اس کی گرفتاری حقیقی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ نرم سلوک ہرگز نہیں کیا گیا۔ اسے 1 سال کی سزا سنائی گئی۔ امکان تھا کہ اسے کم از کم 10 ماہ تو جیل میں گزارنے ہی پڑیں گے۔ اسے ہومز برگ جیل میں بھیجا گیا، جو انتہائی سخت جیل مشہور تھی۔ اس کی عمارت بہت پرانی اور سیاہ پتھروں کی بنی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر خوف آتا تھا۔ جیل بھیجے جانے سے پہلے ان کی شناختی پریڈ بھی کرائی گئی۔ ان کے چہروں پر نہایت تیز روشنی مرتکز کر کے زاویے بدل بدل کر ان کے چہرے کچھ گواہوں کو دکھائے گئے۔ وہ جیل پہنچے تو ان کے بال کاٹ کر بالکل چھوٹے کر دیے گئے۔ نفیس اور قیمتی لباس پہننے والے ایل کپون کو قیدیوں والی گھٹیا اور بے ہنگم سی وردی دے دی گئی۔ اس کے ساتھ بالکل عام قیدیوں جیسا سخت اور درست رویہ رکھا گیا۔ کوئی معمولی سی رعایت بھی نہیں برتی گئی۔ اس لیے بعض محققین نے یہ رائے دی ہے کہ اس پر قانون نے واقعی اپنی مرضی سے ہاتھ ڈالا اور موقع پا کر اسے سزا دینے کی کوشش کی تھی۔ ایل کپون نے سب کچھ خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں زبردست قوت برداشت بھی موجود تھی۔
एल कैपोन की ज़िंदगी के बारे में हक़ाइक़ जमा करने वाले दो सहाफ़ियों और सवानई निगारों का ये भी कहना है कि एल कैपोन की गिरफ्तारी उस दौर के सदर हूवर की ज़ाती नापसंदीदगी का नतीजा थी। हूवर अमरीकी तारीख़ के एक दिलचस्प सदर थे। उन्हें हल्की फुल्की वर्जिश और सेहत बख्श दवाएं खाने का बहुत शौक था। उन्होंने जॉगिंग के लिए अपनी काबीना के अरकान को भी आला सुबह ऐवान सदर के लॉन पर जमा होने का आदी बना रखा था। वो सब सदर साहब की वजह से आला सुबह आकर व्हाइट हाउस के लॉन पर दौड़ लगाने पर मजबूर थे। कभी कभी काबीना के इजलास के दौरान मुल्क व कौम के अहम और पेचीदा मसाइल की गुत्थियां सुलझाते हुए सदर साहब अचानक किसी सेक्रेटरी के चेहरे की तरफ देखकर तशवीश से कहते थे, फिनली, तुम्हारा चेहरा तो रोज़ बरोज़ जर्द होता जा रहा है। फिर वो अपनी दराज से कोई शीशी निकालकर बची गुची गोलियों समेत उसकी तरफ लड़काते हुए कहते थे, तुम ये गोलियां बाकायदगी से खाया करो। इसके बाद कौम का अहम और ज़ेर बहस मसला बीच में ही रह जाता था और चेहरे की जर्दी के असबाब पर तबादला ख्याल या मुबाहिसा शुरू हो जाता था। सदर साहब की इस आदत की वजह से प्रेस वाले उनकी काबीना का जिक्र मेडिसन काबीना के नाम से करते थे। सदर हूवर को एक बार अपनी काबीना के एक रुकन से ये पूछते हुए सुना गया, वो एल कैपोन अभी तक पकड़ा गया या नहीं? एक बार सदर हूवर को किसी से ये कहते हुए भी सुना गया, मैं एल कैपोन को जेल की सुलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ। सदर हूवर शायद एल कैपोन को सिर्फ इसलिए जेल की सुलाखों के पीछे धकेलने के लिए बेताब नहीं थे कि वो एक बड़ा गैंगस्टर था और उसका वजूद मुआशरे की इखलाकियात या मुल्की कवानीन के लिए एक चैलेंज की हैसियत रखता था, बल्कि इसकी वजह सदर साहब की ज़ाती अनात बयान की जाती थी। उसके पस मंज़र के तौर पर यह वाक़या बयान किया जाता था कि एक बार सदर साहब किसी होटल में क़याम के लिए पहुँचे और उन्होंने अपने अमले के साथ होटल की लॉबी में कदम रखा तो हल्का सा शोर उभरा, सदर साहब आ रहे हैं। ये सुनकर लॉबी और मुल्हका डाइनिंग रूम से सिर्फ दो चार अफराद ने गर्दनें घुमाकर सदर की तरफ देखा और बेनियाजी से दोबारा अपनी गुफ्तगू या खाने पीने में मुनहमिक हो गए। दूसरे ही लम्हे एक बार फिर शोर उभरा, एल कैपोन आ रहा है। एल कैपोन पहले ही से उस होटल में मुकीम था और उस वक्त वो सीढ़ियों से उतरकर लॉबी में आ रहा था। सदर साहब उस वक्त हैरान रह गए जब एल कैपोन की आमद के बारे में आवाज़ बुलंद होते ही लॉबी और डाइनिंग रूम में मौजूद तमाम अफराद की गर्दनें घूम गईं और उनकी तवज्जो निहायत पुरिश्तियाक अंदाज में एल कैपोन की तरफ मबसूल हो गई। कुछ लोग तो कोने खुदरों से निकलकर जल्दी से इस तरह गिरते पड़ते आगे आए जैसे कोई अजूबा लॉबी में आया हो और अगर उन्हें एक लम्हे की ताख़ीर हो गई तो वो उसके दीदार से महरूम रह जाएंगे। सदर साहब को यही गुमान गुजरा कि शायद वो कोई स्टार या सुपरस्टार किस्म की चीज़ था जिससे वो नावाकिफ़ थे। उन्होंने किसी से पूछा कि ये एल कैपोन कौन था। उन्हें गालिबन यही बताया गया कि वो एक बदनामे ज़माना गैंगस्टर था। ये भी मुमकिन है कि एल कैपोन के कुछ कारनामे भी सदर साहब के गोश गुजार किए गए हों। बहरहाल सदर साहब को बहुत गुस्सा आया कि एक गैंगस्टर और जराइम पेशा शख्स को देखने के लिए लोगों ने इतने इश्तियाक का मुजाहिरा किया और सदर साहब को महज बेनियाजी से दो चार अफराद ने देखा और उन्होंने भी दूसरे ही लम्हे मुंह फेर लिया। सदर साहब के ख्याल में ये एल कैपोन की मकबूलियत और ख़ुद उनकी अपनी अदम मकबूलियत की दलील थी। सुना है उस दिन सदर साहब के दिल में गिरा पड़ गई और उन्होंने अपने रुफ़क़ा को किसी भी तरह एल कैपोन को कानून की गिरफ्त में लाने का हुक्म दिया था और एल कैपोन की गिरफ्तारी उसी हुक्म का शाखसाना थी। इसी दौरान बड़े अखबारात ने भी एल कैपोन के बारे में कुछ इस अंदाज से लिखा कि सदर साहब की नापसंदीदगी को कुछ और हवा मिली।
न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, जितनी शोहरत एल कैपोन को मिली है, उतनी शोहरत इतने कम अरसे में इससे पहले किसी अमरीकी को नहीं मिली। शिकागो के अखबार डेली टाइम्स ने मुतासिफाना और शिकायती से अंदाज में लिखा, अमरीका की शिनाख्त और इसका ट्रेडमार्क अब एल कैपोन बनता जा रहा है। जावा के जंगलों से लेकर लैपलैंड के मैदानों तक लोग उसका नाम जानते हैं। हकीकत यही थी कि लोग एल कैपोन को दुनिया भर में हेनरी फोर्ड से ज़्यादा जानते थे। शायद इन इंकिशाफात ने हूवर का गुस्सा कुछ और बढ़ाया हो। बात ख्वाह कुछ भी रही हो, बहरहाल एल कैपोन जेल पहुंच गया और लगता यही था कि उसे सज़ा पूरी करनी ही पड़ेगी। उसने किसी भी वकील के लिए $50,000 फीस का ऐलान किया जो उसे जेल से निकलवा सके। फिर उसने ये रकम बढ़ाकर $1,00,000 कर दी। ये बात हैरत अंगेज थी कि किसी वकील ने उसकी ये पेशकश कबूल नहीं की। कोई उसके केस का जायज़ा लेने भी नहीं आया। एल कैपोन ने रिपोर्टर्स के सामने खासी बेचैनी का इजहार भी किया कि वो हर हाल में जेल से निकलना चाहता है, लेकिन उसका कुछ बस नहीं चल रहा। तहम उसे ये एहसास भी था कि वो अगर कुछ अरसा जेल में गुजार लेगा तो वो गम और गुस्सा ठंडा पड़ जाएगा जो बाज़ तबकों में उसके खिलाफ पाया जाता था। 1929 ईस्वी में पत्थरों से बनी हुई इस किलानुमा इमारत में रोज़ो शब गुजारना एल कैपोन जैसे आदमी के लिए आसान मालूम नहीं होता था, लेकिन वो सब्र व ज़ब्त का मुज़ाहिरा कर रहा था। उसकी बीवी को महीने में सिर्फ 2 बार उससे मुलाकात की इजाज़त थी। ताहम रफ्ता रफ्ता हालात एल कैपोन के हक़ में बहुत बेहतर हो गए। उसे जेल के एक ऐसे वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया जिसे दूसरे कैदी जन्नत से तशबीह देते थे। उस जन्नत को मज़ीद आरामदेह बनाने के लिए एल कैपोन को उसमें अपनी मर्जी से औस दर्जे का सामान रखने और फर्श पर कालीन भी बिछाने की इजाज़त दे दी गई। हत्ता के दीवारों पर छोटी मोटी पेंटिंग्स भी आवेज़ा कर दी गईं। यूं उस खौफनाक जेल का माहौल एल कैपोन के लिए खुशगवार हो गया। उसने 2 मरतबा माफ़ी के लिए अपील की, लेकिन दोनों मरतबा उसकी अपील मुस्तरद हो गई। इस पर उसके मिजाज में कदरे तल्खी आ गई। एक बार उसने एक सहाफ़ी से बात करते हुए कहा, अब तो ये आलम हो गया है कि अगर सीढ़ियों से उतरते हुए किसी के पाँव में मोच आ जाए, किसी को ठंड की वजह से फ्लू हो जाए, किसी के घर में कुत्ता या बिल्ली मर जाए, इन सब बातों का इल्ज़ाम एल कैपोन पर लगा दिया जाता है। 24 अक्टूबर 1929 ईस्वी को स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। एल कैपोन ने अपने वकील को बुलवाया और तंज़िया अंदाज में कहा, खुदा के लिए जल्दी से प्रेस को मेरी तरफ से बयान दो कि मेरा स्टॉक मार्केट के क्रैश होने से कोई ताल्लुक नहीं है। मार्केट मैंने क्रैश नहीं कराई। इसी दौरान उसके भाई रैल्फ को टैक्स चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। उसने अपने अकाउंट्स में मौजूद जिन भारी रकूम को खुफिया रखा था और जिन पर कोई टैक्स अदा नहीं किया था, उनके बारे में उसने मासूमियत से कहा कि वो रकमें तो लोगों ने शर्तें लगाने के लिए उसे दी हुई थीं। वो जवारियों की अमानतें थीं, उसकी अपनी मलकियत नहीं थीं। बहरहाल दूसरे रोज़ $35,000 में उसकी ज़मानत हो गई। एल कैपोन ने माफ़ी के लिए 6 अपीलें कीं, सब की सब मुस्तरद हो गईं। तब वो आराम से बैठ गया। उसे गोया करार सा आ गया और उसने इस हकीकत को कबूल कर लिया कि उसे कम अज़ कम 10 माह तो जेल में गुजारने ही हैं। प्रेस से अब भी उसका राब्ता रहता था और उसके बारे में इस किस्म की छोटी मोटी सुर्खियाँ लगती रहती थीं। एल कैपोन जेल में ज़्यादा सकून महसूस कर रहा है। ऐशो आराम से रहने के बाइस उसका वज़न बढ़ गया है। क्रिसमस पर उसने जेल के गरीब कैदियों के घरों पर हज़ारों डॉलर के तोहफ़े भिजवाए
اور قیدیوں کی تیار کی ہوئی چیزیں مہنگے داموں خرید لیں۔ باب نمبر 19 اگلی ویڈیو میں سنیں۔